मेरे चैनल एनके कौसर ऑडियो स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। पेश है माफिया साइलेंट ऑब्सेशन का एपिसोड 4। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी असली इंसान, जगह, घटना या धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। अगर यह किसी व्यक्ति या जगह से मेल खाती है तो ये बस एक संयोग होगा। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। माफिया साइलेंट ऑब्सेशन के वीडियो में एपिसोड नंबर की लिखने में थोड़ी गलती हो गई है। जो एपिसोड 1 पार्ट 2 है वह असल में एपिसोड 2 है, और जो एपिसोड 4 लिखा है वह असल में एपिसोड 3 है। हमने थंबनेल में इसे ठीक कर दिया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कृपया हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखें, जहां सभी एपिसोड सही क्रम करेक्ट ऑर्डर में व्यवस्थित सेट हैं। सही एपिसोड देखने के लिए हमेशा प्लेलिस्ट या थंबनेल को चेक करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। स्माइल माफिया साइलेंट ऑब्सेशन एपिसोड 4। शीर्षक, खौफ और ख्वाब की दहलीज, खौफ और ख्वाब की डेलीज। कहानी ऐप तक। जय और वीर की कार डार्क मैंशन के विशाल गेट के सामने से गुजर चुकी थी और तारा, जो अब ब्लैक शैडो के अंधेरे महल की अनचाही बंदी थी, सर्वेंट क्वार्टर में अकेली खड़ी थी। उसने दर्द और थकान को पीते हुए जल्दी जल्दी रात का खाना बनाना शुरू किया, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था। रात 7 बजे बजने से कुछ ही मिनट पहले उसने 5 लोगों के लिए साधारण पर स्वादिष्ट डिनर तैयार कर दिया। जब वह मेंशन से बाहर निकलने लगी तो जय और वीर ने उसे रोका। तारा, तुमने खाना खाया? जय ने पूछा। तारा हैरान हो गई। कपूर महल में उसे कभी किसी ने ये पूछने की जहमत नहीं उठाई थी कि उसने कुछ खाया है या नहीं। जहां उसे मुफ्त की रोटी तोड़ने का ताना मिलता था, वहां आज उसके अपहरणकर्ता किडनैपर्स उसे खाने के लिए पूछ रहे थे। उसने सोचा, ये कैसे लोग हैं? मुझे किडनैप किया है और अब खाने को पूछ रहे हैं। वह अपना सिर नाक में हिलाकर सिर नीचे झुका लेती है। वीर ने हल्की सी नाराजगी दिखाते हुए कहा, हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं सोता है। सर का नियम है, तुम अपना खाना लेकर अपने कमरे में जाओ। सर के आने का वक्त हो चुका है। तारा ने डरते हुए हाँ कहा और अपना थोड़ा सा खाना लेकर कमरे की तरफ चल दी। जय और वीर ने उसकी प्लेट में नाम मात्र का खाना देखकर एक दूसरे को देखा। ये लड़की जिंदा कैसे है? गिलहरी जितना खाती है, वीर ने धीरे से कहा। थोड़ी देर बाद रुद्र मेंशन में दाखिल हुआ। वह चुपचाप फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चला गया और जल्द ही सभी डाइनिंग टेबल पर जमा हो गए। सिद्धार्थ ने कपूर और उसकी बेटी के बारे में बात करते हुए कहा, हमें सिर्फ कपूर की ही बात करनी है या कपूर की बेटी के हाथ का बना खाना भी खाना है। पता नहीं उस लड़की ने कैसा खाना बनाया होगा। सबने खाना खाना शुरू किया। सभी को खाना बहुत पसंद आया। वाह, इस लड़की के हाथ में तो जादू है। जय ने कहा। हाँ, खाना बहुत हल्का और स्वादिष्ट है, वीर ने सहमति दी। सिद्धार्थ ने मजाक में कहा, लगता है रणजीत ने अपनी बेटी को कुकरी स्कूल भेजा था ताकि वह हमारे ब्लैक शैडो के लिए बावर्ची बन सके। सब हंसने लगे, लेकिन रुद्र अपने चेहरे पर कठोर भाव लिए हुए चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में निकल गया। तारीफ उसके चेहरे पर कभी ठहरती नहीं थी। उसे रात 11 बजे ज्वेलरी के नए शोरूम की ओपनिंग के लिए दिल्ली निकलना था। रुद्र जैसे ही कमरे में घुसा, उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। वह बात करते करते बालकनी पर चला गया। उसकी नज़रें हमेशा की तरह चांद को ढूंढ रही थीं, जिसे देखना उसे बहुत पसंद था। अचानक उसका ध्यान स्टाफ क्वार्टर पर गया। वहां एक कमरा, जो ठीक उसकी बालकनी के सामने पड़ता था, उसमें एक लड़की सादे सलवार सूट पहने अपने चेहरे को घुटनों पर रखकर चांद को एकटक देख रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रुद्र ने ध्यान से देखने की कोशिश की, तभी तारा को लगा कि कोई उसे देख रहा है। वह डर के मारे तेजी से अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। रुद्र का ध्यान टूटा। उसकी आंखों में एक पल को गुस्सा और खिंचाव दिखा, पर उसने खुद को संभाला। उसने जल्दी से अपनी पैकिंग की और विनय के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गया। अब आगे। रात भर डर और चिंता में डूबी तारा जमीन पर बिछी मुलायम कालीनों कार्पेट्स पर ही सिमट कर सो गई थी। उसे इस बात का गहरा एहसास था कि उसके पिता रणजीत कपूर कभी भी रुद्र को $400 करोड़ नहीं लौटाने वाले। उसके मन में बस यही ख्याल था कि उसे जल्द से जल्द इस आलीशान कैदखाने से निकलना होगा, वरना रुद्र का गुस्सा उसके साथ कुछ भी करवा सकता था। लेकिन उसका डर सिर्फ कर्ज तक ही सीमित नहीं था। तारा का दिल पुरुषों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। उसने अपनी छोटी सी जिंदगी में बस धोखे और स्वार्थ ही देखे थे। हर मर्द अपने फायदे के लिए ही काम करता था, यह उसके अनुभव की कड़वी सच्चाई थी। वह दिल ही दिल में ठान लेती है कि वह हर हाल में इस मेंशन से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे बचाने वाला कोई नहीं था। इसी उधेड़बुन में थककर वह कालीन पर ही गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह ठीक 5 बजे उसके कमरे के दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। तारा हड़बड़ा कर उठी। उसकी आंखें खौफ से फैली हुई थीं।
इस वक्त कौन होगा, उसने सोचा। उसका डर और भी बढ़ गया क्योंकि उसे पता था कि इस क्वार्टर या पूरे मेंशन में कोई महिला नौकर फीमेल सर्वेंट नहीं थी, सभी के सभी पुरुष नौकर मेल सर्वेंट्स थे। हिम्मत जुटाकर उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने एक लंबा चौड़ा स्टाफ खड़ा था, जिसकी उम्र 26-27 साल रही होगी। तारा ने घबराते हुए धीमी आवाज़ में पूछा, क्या हुआ, आपने दरवाज़ा क्यों खटखटाया? वह स्टाफ, जिसका नाम राहुल था, पूरी तरह से पेशेवर प्रोफेशनल था। उसने सीधे और सपाट लहजे में कहा, आपको पूरा मेंशन साफ करना है और नाश्ता भी बनाना है। ये सर का ऑर्डर है। वीर सर ने मुझे आपको सुबह जानकारी देने के लिए कहा था, इसलिए जल्दी तैयार हो जाए, क्योंकि सिद्धार्थ सर को सुबह ठीक 8 बजे नाश्ता चाहिए होता है और बाकी सब भी उसी वक्त करते हैं। उसने आगे जोड़ा, और हाँ, वीर सर ने यह भी बताने को कहा है कि रुद्र सर और विनय सर का नाश्ता नहीं बनेगा, वे एक हफ्ते के लिए मुंबई से बाहर गए हैं। आप फ्रेश होकर मेंशन में आ जाए। तारा ने सिर्फ सिर हिलाकर ठीक है, मैं जल्दी आती हूँ कहा। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि राहुल को शायद ही सुनाई दी हो। राहुल के जाते ही तारा ने दरवाज़ा बंद कर लिया और कमरे के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। वह सोचने लगी, कपड़े, मैं नहाऊं कैसे? उसके पास पिछली रात पहने साधारण सलवार सूट के अलावा कुछ भी नहीं था। वह सोचने लगी, जिस इंसान ने मेरा अपहरण किया है, वह भला मेरे लिए कपड़े क्यों लाएगा? ये सोचकर उसके दिल में एक टीस उठी। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी हालत किसी कैदी से कम नहीं थी, जहां उसकी मूलभूत ज़रूरतों का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था। अपनी बेबसी पर उसकी आंखें नम हो गईं। मजबूरी में उसने बस मुंह हाथ धोया और मेंशन की तरफ निकल पड़ी। स्टाफ क्वार्टर और मेंशन के बीच एक बेहद खूबसूरत बागीचा था। पिछली रात डर के मारे तारा इन सब पर ध्यान नहीं दे पाई थी, लेकिन आज सुबह 5 बजे की शांत रोशनी में उसे यह जगह किसी परी कथा के घर जैसी लग रही थी। पूरे बाग में हर तरफ फूलों के पौधे लगे थे, खासकर गहरे काले और लाल गुलाबों के पौधे। एक जगह एक कृत्रिम तालाब आर्टिफिशियल पॉन्ड भी बना था, जिसमें विदेशी मछलियां तैर रही थीं, और उसके ऊपर एक छोटा सा पुल बना हुआ था। ये सब देखते हुए एक पल को तारा अपने दर्द को भूल गई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जो तुरंत फीकी पड़ गई। बाहर से सब कुछ खूबसूरत है, पर अंदर के लोग। वह बुदबुदाई और मेंशन के अंदर चली गई। चूंकि सुबह के 5 बज रहे थे, तारा ने सबसे पहले झाड़ू लगाने का फैसला किया। हॉल इतना विशाल था कि किसी को भी चक्कर आ जाए, लेकिन तारा को तो तेज गति से काम करने की आदत थी। उसने पूरे हॉल, किचन और ग्राउंड फ्लोर को महज 1 घंटे में साफ कर दिया। काम पूरा होते होते वह पसीने से तरबतर हो चुकी थी, उसका सलवार सूट पसीने से चिपक गया था। अब नाश्ता। रेफ्रिजरेटर पर कल की तरह ही आज के नाश्ते का मेनू लगा था। मैंगो जूस, पोहा, वेजिटेबल सैंडविच, वेजिटेबल सलाद और आलू के पराठे। तारा ने अपनी पूरी रफ्तार से खाना बनाना शुरू किया। 1 घंटे के अंदर जैसे तैसे उसने सारा खाना तैयार कर लिया। अब सुबह के 7 बज चुके थे और वह बुरी तरह थक चुकी थी। तभी उसकी नज़र रेफ्रिजरेटर पर लगे पूरे दिन के वर्क लिस्ट पर पड़ी। उसमें एक और काम लिखा था, सभी को जिम रूम में जाकर प्रोटीन शेक, पानी और तौलिया टॉवल देना है। तारा ने जल्दी से प्रोटीन शेक और पानी एक ट्रे में रखा और अपने सिर पर दुपट्टा ठीक से ओढ़ लिया। वह ऊपरी मंजिल पर स्थित जिम रूम की तरफ बढ़ गई, जहां सिद्धार्थ, जय और वीर कसरत कर रहे थे। तारा ने चुपचाप जिम रूम के टेबल पर ट्रे रखी। तभी सिद्धार्थ की नज़र पहली बार उस पर पड़ी। सिद्धार्थ ने उसे एकटक देखा। उसे कुछ अजीब लगा। विनय ने तो बताया था कि वह बेहद बिगड़ी हुई शहजादी है, जिसे कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है, लेकिन ये लड़की तो सिर पर दुपट्टा ओढ़े एकदम साधारण सलवार सूट में यहाँ खड़ी थी। वह बहुत शांत और दबी हुई लग रही थी। सिद्धार्थ के मन में आया कि यह लड़की तो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा उन्होंने सुना था। शायद डर के मारे ऐसा बर्ताव कर रही है, उसने सोचा और फिर से कसरत में ध्यान लगाने लगा। तारा बिना एक शब्द कहे खामोशी से जिम रूम से बाहर निकल गई। उसे बस यहाँ से भाग जाना था। वहीं दूसरी तरफ कपूर मेंशन में दामिनी देश छोड़कर भागने की साजिश रच रही थी। वह अपने पति रंजीत और बेटी अंकिता को समझा रही थी। दामिनी ने ठंडे, क्रूर स्वर में कहा, हमें अलग अलग प्लेन से देश छोड़ना होगा। रुद्र के बॉडीगार्ड हम पर नजर रखे होंगे, एक साथ गए तो पकड़े जाएंगे। हम यहाँ से कोई सामान लेकर नहीं जाएंगे। उसने अंकिता से कहा, अंकिता, तुम आज कॉलेज से ही सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाना। फिर रंजीत से बोली, रंजीत जी, आप आज के आज कोई क्लाइंट देखकर अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने का काम शुरू कीजिए, और कल हम दोनों भी यहाँ से जर्मनी के लिए निकल जाएंगे। इससे रुद्र को हम पर शक नहीं होगा और हम लोग शांति से देश छोड़कर भाग सकते हैं। दामिनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। मुझे यकीन है कि अब तक तारा ने रुद्र को यह नहीं बताया होगा कि वह अंकिता नहीं, तारा है। जब तक उसे पता चलेगा तब तक हम देश छोड़कर भाग चुके होंगे। और रुद्र गुस्से में आकर शायद तारा को मार भी चुका होगा। उसने यह बात इतनी सहजता से कही जैसे वह कोई मामूली बात कर रही हो।
उधर दिल्ली में रुद्र का प्राइवेट प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका था। उसका पूरा ऑरा अंधेरे से भरा लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस कठोरता थी। एयरपोर्ट के सामने उसके बॉडीगार्ड्स का काफिला खड़ा था। एक बॉडीगार्ड ने कार का दरवाज़ा खोला और रुद्र अंदर बैठ गया। जब वह एयरपोर्ट से निकल रहा था तो हर कोई उसी को देख रहा था। उसका तनावपूर्ण, टेंस्ड और आकर्षक व्यक्तित्व, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी सबका ध्यान खींच रहा था। लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स किसी को उसका फोटो तक नहीं खींचने दे रहे थे, जिससे एयरपोर्ट के सभी लोग उनसे डरे हुए थे। कार में बैठते ही उसने अपने असिस्टेंट को कहा, सीधे कार रॉयल मैंशन चलो। रॉयल मैंशन, जो दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में था, भी रुद्र का ही मैंशन था। उन सभी आलीशान घरों में रुद्र का घर सबसे बड़ा और शानदार था। रुद्र ने ये कहकर अपना सिर कार की सीट के रेस्ट पर रख लिया। वह रास्ते भर मीटिंग अटेंड करते हुए आया था, इसलिए बहुत थका हुआ था। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, अचानक उसके सामने वही लड़की आ गई जो स्टाफ रूम की बालकनी में बैठी चांद को देख रही थी। उसका खुला चेहरा नहीं, बल्कि चांद को देखती उसकी वो शांत, अकेली छवि उसके मन में उभर आई। रुद्र ने झटके से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें पूरी तरह से खून जैसी लाल हो चुकी थीं और उसकी मुट्ठियां भींच गई थीं। उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। कंट्रोल, वह खुद से फुसफुसाया। वह अपने अंदर के उबाल को शांत करने की कोशिश करते हुए अपने आप को समझाता है, सारी औरतें धोखेबाज होती हैं। ये बात हमेशा याद रखना, रुद्र। ये बात कहकर वह खुद को शांत करने की कोशिश करता है, पर उस लड़की की छवि उसके मन से दूर नहीं हो रही थी। उसके भीतर का दर्द और गुस्सा एक बार फिर से जाग उठा था। 2 घंटे बाद रुद्र का काफिला काली लग्जरी कारों और हाईटेक गन से लैस बॉडीगार्ड से घिरा रॉयल मैंशन के विशाल पोर्टिको पर रुका। असिस्टेंट विनय ने तेजी से आकर कार का दरवाज़ा खोला और रुद्र बाहर आया। उसका ऑरा बेहद डार्क हो चुका था। उसने अपनी आंखों पर ब्लैक गॉगल्स चढ़ाए और मैंशन के अंदर जाने लगा। यह मैंशन सफ़ेद मार्बल और गोल्डन रंग के सोने से बना था, जो इसे एक शाही और भव्य रूप दे रहा था। अंदर की दीवारें विंटेज पेंटिंगों से सजी थीं, एक क्लासिक पुरानी दुनिया का लुक। रुद्र तेजी से सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर गया, जो उसका निजी फ्लोर था। कमरे में घुसते ही निराशा और गुस्से के कारण उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। कमरे के एक कोने में एक बार काउंटर था, जिस पर $100 करोड़ की कीमत की महंगी वाइन और विस्की का कलेक्शन रखा था। रुद्र सीधे बार काउंटर की तरफ बढ़ा। उसने एक गिलास में विस्की डाली और पीने लगा। तारा के चांद को देखती अकेली छवि ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। वह खुद से बेहद गुस्से में था। वह किसी औरत के बारे में कैसे सोच सकता है? सारी औरतें धोखेबाज होती हैं। वह दिल ही दिल में सोचता रहा। उसने धीरे धीरे पूरी बोतल खत्म कर दी। जैसे ही उसने अपने हाथ में भरी हुई विस्की की आखिरी गिलास को खत्म किया, उसने जोर से गिलास को दीवार पर फेंक कर तोड़ दिया। कांच के टुकड़े बिखर गए। वह खुद से फुसफुसाया, तुमने मेरे दिमाग में आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हें मैं दिखाता हूं कि तुम्हारी जिंदगी कैसे जहन्नुम बनाता हूं। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी औरत मेरे जेहन मन तक में भी आए। तुरंत उसने डार्क मैंशन में जय को कॉल किया। जय ने थोड़ी घबराहट में कॉल उठाया। हेलो सर, आपने कॉल किया था। रुद्र की आवाज़ में भयानक सन्नाटा भरा था। उस कपूर की लड़की को इतना परेशान करो कि वह मरने की चाह रखने लग जाए। जब वह ये सब चीज़ों से थक जाए और अपने बाप से बात करने की रिक्वेस्ट करे, तब उसे बात करने देना। तब उस कपूर को अक्ल आएगी और तब वह जाकर पैसे देगा। और जैसे ही वह पैसे वापस दे, उसकी बेटी को मैंशन से धक्के मार के वापस निकाल देना। मुझे वह अपने मैंशन में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जय ये सुनकर थोड़ा सहमा, पर वह रुद्र से कुछ कह नहीं सकता था। उसने केवल इतना कहा, ठीक है सर। फ़ोन रखने के बाद जय दिल ही दिल में सोचने लगा, वह लड़की जैसी सर ने बताई वैसी नहीं दिखती है। वह इतना सब कुछ कैसे झेलेगी? उधर दिल्ली के रॉयल मैंशन में रुद्र ने फ़ोन काटकर उसे बिस्तर पर फेंक दिया और वॉशरूम की तरफ चला गया। वह पानी से भरे टब में जाकर लेट गया। इस वक्त वह बेहद आकर्षक लग रहा था। उसके 8 पैक एब्स और हाथों की नसें वेन्स साफ दिख रही थीं। उसका हाफ नेकेड बदन उसकी ताकत और खूबसूरती को बयां कर रहा था। इसके सामने कोई बॉलीवुड हीरो की क्या हाई औकात है। वह लगभग 1 घंटे तक बाथटब में लेटा रहा। 1 घंटे बाद वह शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आया। वह इस वक्त केवल काले तौलिए में था, जो उसकी कमर पर कसा हुआ था। उसके बालों से पानी की बूंदें टपककर उसके एब्स से होते हुए उसके वी शेप की कमर पर बंधे तौलिए में छुप जा रही थीं। उसने अपनी वार्डरोब से कपड़े निकाले और खुद को तैयार करके नीचे हॉल में आया, जहां विनय उसका इंतजार कर रहा था। विनय ने तुरंत बताया, सर, आज आपको रायचंद इंडस्ट्री के सीईओ विक्रम रायचंद से मीटिंग के लिए जाना है। रुद्र ने घड़ी देखकर कहा, हमें अब निकलना चाहिए, क्योंकि हमारी मीटिंग 12 बजे चालू हो जाएगी। और फिर दोनों अपने काफिले और बॉडीगार्ड्स के साथ ब्लैक रूबी होटल के लिए निकल पड़े, जहां उनकी मीटिंग थी।
रुद्र वहां जा तो रहा था मीटिंग के लिए, पर उसे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण उसका वहां इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ डार्क मैंशन में जय ने तारा का काम कई गुना बढ़ा दिया था। पहले उसे सिर्फ मैंशन साफ करना था और 5 लोगों का खाना बनाना था, पर अब उसे पूरा मैंशन, पूरा बागीचा और पूरा स्टाफ क्वार्टर अकेले साफ करना था। सभी स्टाफ के कपड़े भी धोने थे। लगभग 100 गार्ड्स का खाना भी अकेले ही बनाना था। ये बात सुनकर तारा घबरा गई, पर उसने अपने मुंह से उफ तक नहीं कहा और यह सारी बातें चुपचाप मान लीं। उसने पूरे दिन यही सब काम किया और कुछ भी नहीं खा पाई थी। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक रूबी होटल के टॉप फ्लोर पर रुद्र अपने असिस्टेंट विनय के साथ एक मीटिंग रूम में बैठा हुआ था। सामने की ओर रायचंद इंडस्ट्री के सीईओ विक्रम रायचंद और उनकी बेटी अनुष्का रायचंद बैठी हुई थीं। विक्रम रायचंद का बिजनेस ज्वेलरी इंडस्ट्री में था और उनकी बेटी अनुष्का रायचंद एक बेहद ही फेमस ज्वेलरी डिज़ाइनर थीं। रुद्र उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए दिल्ली आया था। अनुष्का रायचंद की ज्वेलरी डिज़ाइन सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस थे और रुद्र को किसी भी कीमत पर अपना प्रॉफिट मंजूर था। वही अनुष्का रायचंद रुद्र पर फिदा थी। इस वजह से वह रुद्र के साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और उसे तीव्रता इंटेंसिटी से देख रही थी। रुद्र उसे कोई भाव नहीं दे रहा था। वह अपने सख्त चेहरे के साथ शांति से बैठा हुआ था। तभी विनय ने कहा, तो क्या हम मिस्टर रायचंद ये डील फाइनल समझें? मिस्टर रायचंद ने तुरंत कहा, जी हाँ ज़रूर। ये हमारे नसीब की बात है कि हम आपके जैसी इतनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ काम कर पा रहे हैं। फिर दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, अनुष्का रुद्र की तरफ हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाती है, पर रुद्र बिना हैंडशेक किए ही एटीट्यूड के साथ कमरे से बाहर निकल जाता है। विनय मिस रायचंद से कहता है, सर ऐसे ही हैं। वह किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं, खासकर लड़कियों से। और वह भी रुद्र के साथ होटल से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ तारा को काम करते करते रात के 12 बजे बज चुके थे। वह अब अपने कमरे में आई थी। सारे मेंशन के गार्ड्स वगैरह, सर्वेंट वगैरह की छुट्टी 8 बजे हो चुकी थी, पर तारा का काम अब खत्म हुआ था। वह जैसे ही अपने रूम में आती है, अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है और दरवाजे के साथ सट कर रोने लगती है। वह रोते रोते कह रही थी, मम्मी ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं आपके पास कब आऊँगी? वह रोते और सिसकते हुए कहती है, मम्मी मुझे डर लगता है। सब कहते हैं कि मरने के बाद दूसरी जिंदगी होती है जिसमें भगवान मुझे आपसे मिला देगा। मुझे यकीन नहीं कि भगवान होता है। जब भगवान नहीं होते हैं तो मैं आपसे कैसे मिलूंगी? मुझे बस इसी बात का डर लगता है कि मैं आपसे मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी। प्लीज़ आप मेरे पास आ जाओ ना, किसी भी चेहरे में, किसी भी तरह से। प्लीज़ मेरे पास आ जाए। आगे क्या होगा? क्या रुद्र की क्रूरता तारा को तोड़ देगी? मेरी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं जल्दी एपिसोड नहीं डाल पाई क्योंकि मुझे फीवर और चक्कर है। मौसम चेंज होने के कारण और मैं आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेस चल रही हूँ। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए गॉड से प्रे करें कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए प्लीज़, या मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट है। लाउडली क्राइंग फोल्डेड हैंड्स दिल टूटना, लाउडली क्राइंग फोल्डेड हैंड्स दिल टूटना, लाउडली क्राइंग फोल्डेड हैंड्स दिल टूटना। मैं जल्दी अगला एपिसोड अपलोड करने की कोशिश करूंगी, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें।